डियर व्यूअर्स, मैं राजेश गुप्ता आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड यूट्यूब वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये जानकारी यहाँ दे दूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड हम इससे पहले जो वीडियो प्रसारित हम कर चुके हैं, वहाँ हमने क्लासिकल वेव इक्वेशन और उस पर बेस्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। वेव फंक्शन क्या होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम जान चुके हैं, और ऑपरेटर्स के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन थी या सामान्य जो जानकारी थी उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके आधार पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को किस प्रकार से अभिग्रहित किया जा सकता है या किस प्रकार से डिराइव किया जा सकता है उसकी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। सो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इंपॉर्टेंट क्या? टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि समय अनाश्रित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की यहाँ पर हम क्या डिराइवेशन करेंगे या विवेचन करेंगे। सो फॉर ए पार्टिकल हैविंग मोशन इन वन डायमेंशन कोऑर्डिनेट, यानी कि ऐसा पार्टिकल जो कि एक विमीय दिशा में क्या गति कर रहा हो, उसके लिए द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम, जो उस तंत्र की जो भौतिक अवस्था है, किसी भी पॉइंट पर और किसी भी समय पर इज डिस्क्राइब्ड बाय ए वेव फंक्शन। या यूं कहिए कि किसी भी तंत्र को किसी भी समय पर किसी भी स्थिति में समझने के लिए हम यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकली एक पद का उपयोग करते हैं, और वो पद जो है, टर्म जो है, वो क्या है? वेव फंक्शन है, साई। That is a function of position and time. Now the wave function psi and its first derivative del psi over del x and its second derivative del 2 psi over del x square must have finite, continuous and single value for every positional value of x. ये हमारे वेव फंक्शन के सामान्य जो गुण हमने पढ़े थे उसके अंदर है कि जो तरंग फलन है वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, कंटिन्यूअस यानी कि सतत होना चाहिए, और उसका केवल एक ही मान होना चाहिए। किसके लिए? प्रत्येक पोजिशनल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के हर मान के लिए। दैट साई मस्ट बी फाइनाइट, साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। ये हमने जो तरंग फलन के जो गुणधर्म थे उसके अंदर हमने इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करी थी। वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, यानी कि वेव फंक्शन इंडिविजुअली अपने आप में क्या होना चाहिए? नॉर्मलाइज होना चाहिए। और नॉर्मलाइज फंक्शन को डिफाइन करने का क्या वो तरीका है कि इंटीग्रेट ओवर द एंटायर स्पेस फ्रॉम नेगेटिव इनफाइनाइट टू द पॉजिटिव इनफाइनाइट, दैट इज साई स्टार मल्टीप्लाइड बाय साई ओवर dx is equal to 1, that is 100%. इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जो साई स्टार है इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। साई स्टार को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं। किसका? साई का। विच इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग आई विद माइनस आई, यानी कि आई टॉ को माइनस आई से रिप्लेस जब हम करते हैं तो हम इस तरंग फलन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को क्या है? प्राप्त कर सकते हैं। एंड व्हाट इज आई? आयोटा इज डिफाइंड एज √-1। एनी क्वांटिटी, ऐसी कोई भी राशि दैट इज मीजरेबल फिजिकली, यानी कि ऐसी राशि जो कि भौतिक रूप से मापने योग्य होती है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हर्मिशियन ऑपरेटर, तो उसे हम हर्मिशियन ऑपरेटर के रूप में क्या व्यक्त करते हैं। और हर्मिशियन ऑपरेटर कब है? एन ऑपरेटर इज हर्मिशियन इफ इट फॉलोज द कंडीशन गिवन बिलो, यदि वो निम्न शर्त का पालन करता है तो वो ऑपरेटर क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। इस प्रकार से दैट द साई स्टार ए कैप साई जे dx बराबर साई जे ए कैप साई आई स्टार, यानी कि इन्हें इस प्रकार से लिख करके ऑपरेट करें या इस प्रकार से लिख करके ऑपरेट करें, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए, तब जाकर के ये जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन ऑपरेटर क्या कहलाएगा। इक्वेशन नंबर 2। द अलाउड वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, यदि एक ऐसी राशि जो कि प्रेषित होने योग्य है
तो उसकी जो अलाउड वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज कहते हैं, AI। ये यहाँ पर AI, यानी कि ए ऑपरेटर functions on the function psi I and gives the result AI, which is known as eigenvalue, and this function is known as eigenfunction. Equation number 3. The average value or the expectation value A, ये average value expectation value को लिखने का तरीका है। For an observable quantity A, यानी कि ऐसे कोई भी राशि जो कि क्या है, मापने योग्य हो, उसकी जो अनुमत वैल्यू है या औसत वैल्यू है उसको विच इज एसोसिएटेड विद द ऑपरेटर, क्या इस ऑपरेटर ए से यदि एसोसिएटेड है तो उसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं दैट द बार ए इज एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू is defined as integration over entire space minus infinite to plus infinite psi star a cap psi dx। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में है। Now the wave function psi xt is a solution of the following equation। ये जो wave function है psi, वो अपने आप में इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ये h is known as Hamiltonian factor ऑपरेटर। तो ये सामान्य हमारे जो क्वांटम यांत्रिकी के जो अभिग्रहित हैं उसके बारे में यहाँ पर इन स्लाइड्स के अंदर दिया हुआ है। अब हम आगे विवेचना करेंगे श्रोडिंगर समीकरण के बारे में जो कि इन अभिग्रहितों पर आधारित होती है। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि समय अनाश्रित। So dear students, as we have learnt about postulates of quantum mechanics, now we will derive time independent Schrodinger wave equation by applying above postulates। तो हम इन postulates का उपयोग करके हम समय अनाश्रित श्रोडिंगर वेव समीकरण की व्युत्पत्ति यहाँ पर करेंगे। तो किसी तनी हुई डोरी के जो कंपन है उनको हम क्या है मान सकते हैं एज ए वेव मोशन, और उनके लिए दैट डेल टू डब्ल्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डेल टू डब्ल्यू बाई डेल टी स्क्वायर। यहाँ पर ये सब क्या क्या है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए है। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ x पोजीशन वेरिएबल है, t टाइम वेरिएबल है यानी कि परिवर्तनशील, v वेलोसिटी है और w विस्थापन है उसका। तो किसी तनी हुई डोरी को यदि हम तरंग उसका गति माने उसकी, तो उसे हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है w इज ए फंक्शन ऑफ x पोजीशन वेरिएबल एंड टाइम वेरिएबल। सो फॉर स्टेशनरी वेव, ये जो तनी हुई डोरी की जो तरंगे हैं उन्हें हम स्टेशनरी वेव्स के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि स्टेशनरी वेव्स, यानी कि जो 12th के अंदर आप लोगों ने तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत जो पढ़ा था वहां से हम इन्हें समझ सकते हैं स्टेशनरी वेव्स। तो जीटी जो है वो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि ये जो फलन जीटी है उसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जीटी इज ए साइन 2 पाई न्यू टी। ध्यान रखिएगा ये v वेलोसिटी है और ये न्यू जो है वो इस तरंग की क्या है, आवृत्ति है, तरंग आवृत्ति न्यू टी, जैसे मैंने यहाँ पर इस पिंक कलर से पूरा आगे इसे डिनोट किया हुआ है। सो W बिकम्स fx और gt की भी जगह हमने यहाँ के लिख दिया a sin 2 पाई न्यू टी। यहाँ आप देख सकते हो कि न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, और a जो है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। किसका, वो जो तनी हुई डोरी को हम यदि वाइब्रेट करें तो वो जो जितनी ऊंचाई तक जाती है तो वो उसका क्या कहलाता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहलाता है। नाउ द डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 3 है इस इक्वेशन 3 को हम डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू t। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट यदि हम करें तो हम जानते हैं कि fx इज ए कांस्टेंट, तो a sin x का cos x, तो a cos 2 पाई न्यू टी, और जो वेरिएबल अंदर है उसका डिफरेंशिएट किया तो वो आया हमारे पास में 2 पाई न्यू। अगेन डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t, तो हम देख सकते हैं डेल टू w डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर बराबर, क्योंकि cos x का होता माइनस साइन x, तो cos x माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन आ गया, fx a ऐसे कैसे रह गया, ये cos x का हो गया साइन x, और 2 पाई न्यू अगेन 2 पाई न्यू का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2 पाई न्यू हो गया।
तो आप देख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाइड होकर के हो गया 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर और a साइन 2 पाई न्यू टी। जिसे हम लिख सकते हैं a साइन 2 पाई न्यू टी इज जी टी। तो del 2w बाई del t स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स जी टी। This equation becomes equation number 4. Now if we differentiate equation w, that is displacement is a function of x, position variable and time variable twice with respect to x. यदि हम इसे w को with respect to x differentiate करें twice, तो हमारे पास में ये रिजल्ट आता है कि del 2w divided by del x square बराबर del 2fx over del x square gt. This equation becomes number 5. अब यदि हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, 4 पांचों को हम कंपेयर करें तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी, इक्वेशन नंबर 4 हमारी ये है, इक्वेशन नंबर 5 हमारी ये है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये रिजल्ट हमारे सामने है कि del 2 fx, ये del 2 fx ओवर del x स्क्वायर gt क्लियर, ठीक है, बराबर 1 अपॉन वी स्क्वायर, ये 1 अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय del 2w ओवर del t स्क्वायर जो है उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स जी टी। तो कुल मिलाकर के कि इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी और 4 ये है, 5 ये है। तो जब हम इनको सबको सोल्व आपस में कंपेयर किया तो हमारे पास में ये रिजल्ट सामने आता है। आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो यहाँ पर कि इसको हमने इसके इक्वल माना है, फिर हमने यहाँ पर इसकी इक्वेशन के सामने इन चीज़ों को यहाँ पर रख दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो GT है इधर और इधर क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस मोमेंट पर ये जो इक्वेशन है वो क्या बन गई है, टाइम इंडिपेंडेंट। हियर दिस इक्वेशन बिकम्स टाइम इंडिपेंडेंट। नाउ क्या बच गया आपके पास में, del 2 fx और del x स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड में fx। हमें पता है कि न्यू बराबर c बाई लेमड़ा, दैट इज v बाई लेमड़ा वेलोसिटी, या न्यू बाई v बराबर 1 बाई लेमड़ा, या न्यू स्क्वायर बाई v स्क्वायर बराबर 1 बाई लेमड़ा स्क्वायर। तो न्यू स्क्वायर बाई v स्क्वायर बराबर 1 बाई लेमड़ा स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर इसको हटा करके ये 1 बाई लेमड़ा स्क्वायर को यहाँ पर रख देंगे। ये हमने रख दिया del 2 fx बराबर del x स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमड़ा स्क्वायर fx। अब ये जो इक्वेशन आपके पास में आई है ये 1 डायमेंशनल ओनली, सो कन्वर्टिंग इनटू फॉर ऑल 3 डायरेक्शन। तो हम इसे तीनों डायरेक्शन के लिए कन्वर्ट कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि del 2 साई वेव फंक्शन आ गया अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 साई ओवर del y स्क्वायर प्लस del 2 साई ओवर del z स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर साई। ये इक्वेशन नंबर 7। हमें पता है कि लेमड़ा बराबर h बाई पी होता है, या h बराबर h बटा एम वी, यानी कि p समवेग है तो एम वी। तो आप यहाँ पर यदि लेमड़ा स्क्वायर कर दोगे तो लेमड़ा स्क्वायर बराबर h स्क्वायर नीचे आ जाएगा और m स्क्वायर v स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये आ गया, h स्क्वायर नीचे आ जाएगा और m स्क्वायर और v स्क्वायर कहाँ ऊपर चला जाएगा h स्क्वायर को रखने पर, क्योंकि h स्क्वायर बिकम्स h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर। तो h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर दोनों कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इक्वेशन नंबर 8। हमें पता है कि टोटल एनर्जी इज मेड अप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये v पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ मेंशन कर रखा है, या E माइनस वी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो 2 को यदि आप इधर ले जाओगे तो एम वी स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाइड E माइनस वी। तो अब ये जो एम वी स्क्वायर है वो यहाँ से एक m को काम में ले लो, तो एम वी स्क्वायर की जगह पर आप ये रख दोगे 2 मल्टीप्लाइड E माइनस वी। तो जब 2 यहाँ आ जाएगा और एक m रह जाएगा और E माइनस वी आ जाएगा तो 4 2 8, तो 8 पाई स्क्वायर m और ब्रैकेट में E माइनस वी। इसको इक्वेशन नंबर ये 9 है, इसको हम 8 के अंदर यदि रख दें तो हम देख सकते हैं ये
ये कंप्लीट फैक्टर तो वही है, -4π² हमने रख दिया यहाँ पर 2 e-v/h²। आपने 2 का गुणा 4 से किया तो 8π² e-v/h² साई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस नेगेटिव फैक्टर को पूरा का पूरा इधर ले लेंगे। ये हमने इधर का इधर ले लिया पूरा, तो सामने जो फैक्टर है वो 0 हो गया। ये इक्वेशन क्या कहलाती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो कि समय अनाश्रित है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये लाप्लासियन ऑपरेटर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि del2/del x² प्लस del2/del y² प्लस del2/del z² इज नोन एज लाप्लासियन ऑपरेटर। तो del2 साई ओवर बराबर -8π² e-v/h² साई। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया किसका? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्रॉस एच इज नॉन एज h/2π इज क्वांटम यूनिट। तो इसके स्क्वायर करें क्रॉस एच स्क्वायर का, तो h²/4y²। तो इसे हम यदि यहां पर रखें तो h² अपॉन यहां से 4 × 2 यदि कर दें तो 4π²। तो यहाँ h² क्रॉस h² नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर रह जाएगा। ये हमने इसे यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, तो क्रॉस h² नीचे रह जाएगा और 2 रह जाएगा। क्लियर? या h² इधर ले गए, 2m इधर ले गए, तो माइनस क्रॉस h² अपॉन 2m del2 साई बराबर e-v साई। इसको हमने और सॉल्व किया यहाँ पर, e साई माइनस v साई। तो v साई को हमने क्या किया? नेगेटिव वाले को इधर की तरफ ले गए, तो ये इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमने वहां पर साई को कॉमन ले लिया, तो माइनस क्रॉस h² अपॉन 2m del2 प्लस v साई बराबर e साई। ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर कहलाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। h साई बराबर e साई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है। तो दिस इज द Schrodinger wave equation, which is derived by the application of postulates of quantum mechanics. This equation is also time independent wave equation. So dear students, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया Schrodinger wave equation के बारे में। आगे के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्री पार्टिकल के बारे में, और उसके द्वारा जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।